प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास खटीमा उत्तराखंड से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में उत्तराखंड को लेकर के मैं एक बात कहूँगा जो हो सकता है कि सही हो और गलत भी हो, पर मुझे लगता है कि ये सही ही है। उत्तराखंड के लोगों में बड़ी सच्चाई होती है क्योंकि वो देवभूमि है। आपको ये चीज़ बहुत सावधानी से समझनी होगी कि आपके उस देवभूमि पे दैत्यों का प्रभाव कितना बढ़ रहा है, म्लेच्छों का प्रभाव कितना बढ़ रहा है। कहीं आपके विद्यालय, कहीं आपके मंदिर, कहीं आपके पड़ोसी या कहीं आपका बाजार ऐसे म्लेच्छों से भरा तो नहीं है जो आने वाले समय में भयंकर युद्ध की घाटी की नींव डाल रहा हो। तुरंत सावधान रहिए क्योंकि हो सकता है कि जो बंगाल की घटना है और जो जम्मू कश्मीर की घटना है वो तीसरी बार आपके साथ हो जाए। ऐसा न हो, इस वजह से अपनी जनसंख्या, अपनी मजबूती, अपने लोगों से मेल मिलाप और अपने आप को सुरक्षित करने के तरीके समझने और समझाने की आवश्यकता है। आप पहाड़ी लोग बहुत सीधे होते हैं, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिहार में आरा, और आरा जो जगह है जहाँ से पवन सिंह जी आते हैं, इसकी एक इमेज है अपनी थोड़ी आक्रामक वाली। तो हमारे यहाँ जैसे हम लोग जब बात करते हैं आपस में तो ऐसा कहते हैं पहाड़ी जो उत्तराखंड और हिमाचली होते हैं बहुत सीधे होते हैं। पर इस सीधेपन का इलाज कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ही को भारी पड़ जाए। इस वजह से भगवान, आप जितने भी लोग हैं वहाँ की जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, मैं जो भी सुनता हूँ और कहाँ से सुनता हूँ, आप ही लोगों के यहाँ से जो मुझे कुंडलियाँ आती हैं, जैसे उत्तराखंड से आई है तो जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो थोड़ी सी दो टुक उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ कि कैसा है, बाज़ार में कैसे लोग ठेला लगा करके बैठे हैं, विद्यालय और उनके प्रशिक्षण संस्थान। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर वो धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा करके आपको दबा रहे हैं। इसके लिए सावधान रहिए और अपनी मजबूती को समझने की आवश्यकता है। अपने पूर्वजों के भुजाओं के बल को जानने की आवश्यकता है। हम ऐसे पूर्वज हमारे जो कभी भी किसी से थकते और हारते नहीं थे, हैं तो ये हमारे ही, पर कहते हैं ना कि जब अपने ही चने की दाल टूटती है और दो भागों में विभाजित होती है तो बड़ा उनमें विद्वेष हो जाता है। तो यही हाल है यहाँ पे। इस वजह से आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे। आप लोगों को सावधान रहना है और बहुत ज़्यादा अपने आप को सतर्क रखते हुए उत्तराखंड देवभूमि की सुरक्षा भी करनी है। इसकी जिम्मेदारी आप ही को है और वहाँ के सरकार की ही है। नहीं तो कहीं वो दिन दूर नहीं जब बंगाल और जम्मू कश्मीर की घटना है वो आपके साथ भी घटित हो जाए। इस वजह से मंदिर जाएं, गाय की सुरक्षा, अपने माता बहनों की सुरक्षा, अपने तीर्थ की सुरक्षा, नदियों की सुरक्षा, पहाड़ों की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, यही आपको सुरक्षित करेगा। और ये भाव जब जब आपके दिमाग में उत्पन्न होगा तब तब आप मजबूत होंगे और तब तब आप अपने कर्तव्य बोध को जानेंगे। धन कमाने के लिए आप उत्तराखंड से दिल्ली चले गए, होटलों में काम किया, धीरे धीरे आपने उत्तराखंड की भूमि को छोड़ दिया। उस भूमि पे किसी तीसरे व्यक्ति ने जो म्लेच्छ है आ करके वहाँ रहना शुरू किया। धीरे धीरे उसको वो अपना बना लेता है और वो फिर चीज़ें बदलती जाती हैं। आप छोड़ करके गए, कौन आया वहाँ पे, आपके बाज़ार में कैसे लोगों की उपस्थिति है, बहुत जानना ज़रूरी है। आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, कहीं उनके दिमाग में कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं वो आप पे दबाना तो आपको नहीं चाहते हैं। और दबाना भी क्या, मतलब आपको नष्ट और पूरा उसका उन्मूलन तो नहीं करना चाहते हैं, आपके धर्म का और आपके अधिकारों का। ये भी बहुत जानना ज़रूरी होगा। इस वजह से सावधान और सतर्क रहिए। आंखें बंद कर लेने से कबूतर की आंखें जब बंद होती है तो ऐसा नहीं है कि बिल्ली उसको झपट्टा नहीं मारती है।
बिल्ली देख रही है कि जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी हम तो काट खाएंगे। और काटेंगे किसको? पुरुषों को काटेंगे, महिलाओं को तो भोगेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, महिलाएं उनके लिए भोगने का सामान बन जाएंगी। और वो महिलाएं आपके और हमारे घर की बेटियां और बहनें ही होंगी। कोई ज़रूरी नहीं वो दादी भी हो सकती हैं। मैं डरा रहा हूँ आप लोगों को और सावधान कर रहा हूँ। उसकी उम्र नहीं देखेंगे वो लोग। आपकी दादी, आपकी बुआ, आपकी माताजी, आपकी बहन और आपकी बेटी उनकी कुदृष्टि की शिकार हो रही हैं धीरे धीरे। इस वजह से अभी से ही उनको सावधान करना होगा, आपको भी रहना होगा। आइए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में गुरु किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। शास्त्रकार लिखते हैं शुक्रो 10 सहस्त्राणि बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्यमेकम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न में गुरु 1,00,000 दोषों का समन कर देते हैं। और सामान्यतः इस कुंडली के जितने भी योग कारक ग्रह हैं, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होते हैं गुरु, मंगल और सूर्य। और अगर ये तीनों ही ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हैं तो व्यक्ति को डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उस कुंडली के ग्रह जातक को बलवान और मजबूत बनाते हैं। मेरे कहने का यहाँ सीधा और स्पष्ट उत्तर होगा, यहाँ लग्न के अधिपति का पंचम भाव में बैठना, सप्तम के अधिपति का पंचम भाव में बैठना और जन्म कुंडली के पंचमेश का पंचम भाव में बैठना, ये पंचम भाव को बलवान कर रहा है। आपकी कुंडली में जो ग्रह युति में हैं वो कौन है और कहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत डेविएशन वहाँ मंगल के अस्त होने से और शुक्र के अस्त होने से होगा। क्योंकि सूर्य के निकट जितने ग्रह कई बार जाते हैं तो अंशात्मक दूरी ऐसी हो जाती है कि कई बार उन्हें वो अस्त कर देते हैं। जैसे दीपक तले अंधेरा तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, दीपक जहाँ जलती है वहाँ उससे कम रोशनी की एक बल्ब जला दी जाए या एक दिया और जला दी जाए, एक बड़े से गैस हैलोजन के पास एक छोटी सी मोमबत्ती जला दी जाए, तो उस मोमबत्ती की रोशनी आपको पता नहीं चलेगी। होती जरूर उसकी भी रोशनी है, पर वो उसको अपने में समाहित कर लेती है। जो बड़ा रोशनी का केंद्र है, जैसे सूर्य के सामने आप दिया दिखाएंगे तो क्या ही पता चलेगा। इस वजह से यहाँ सूर्य के सन्निकट जाकर के शुक्र जो व्यापार के कारक हैं या सूचक हैं, इस कुंडली के लिए कारक नहीं सूचक हैं, व्यापार भाव के, और साथ ही साथ मंगल जो इस कुंडली के लग्नेश हैं वो सूर्य के निकट जाकर के अस्त हो गए। और अस्त होने के कारण व्यक्तित्व निर्धारण, निर्णय लेने की क्षमता, स्वास्थ्य और प्रभाव, विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मंत्र जप, कर्तव्य निष्ठता और अधिकार को प्राप्त करने की शक्ति, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक ठंडाई दे देते हैं। ऐसा न हो, इस वजह से हमेशा अपने आप को शास्त्रों के निकट रखें, मंदिर का दर्शन करें, सूर्य को अर्घ्य दें, गंगा जल का सेवन करें, नदियों की सफाई करें और अगर हो सके तो जामुन और पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके कुछ देर हो सके तो मंत्र जप कर लें। आपका चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मा है, कुंभ राशि बनी है, धनिष्ठा नक्षत्र 4 अंश के चंद्रमा हैं। ओम वसुभ्यो नमः। वसवः नाम के देवता आपके धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। ऐसी अवस्था में जिनका भी जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन्हें ओम वसुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यज्ञ, दान, तप, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन और धर्म का अपने जीवन में समादर करना, इन सभी चीज़ों से जोड़ करके जब तक आपके जीवन की गति आगे नहीं बढ़ेगी तब तक नुकसान होगा। चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। इस आधार पर मैं अभी ही व्यापार वगैरह के बारे में अगर बता दूं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, रेडियो, कंप्यूटर कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, गराज, इसके साथ ज़मीन से संबंधित कारोबार, होटल का कारोबार और उसके साथ फल और सब्जियों के साथ जो भूमि से चीज़ें निकलती हैं, खाद्यान्न, खनिज पदार्थ वगैरह, इन सभी ये 10 चीज़ों से संबंधित आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं या इनमें से कोई भी एक कारोबार आप चुनेंगे आपको लाभ होगा। दरअसल अभी शनि की दशा चल रही है। इस कुंडली के लिए शनिदेव अभी वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में शनिदेव यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो अभी शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। राशि से पंचमस्त जहाँ बैठे हैं वहाँ से पंचम भाव का गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि पे शनिदेव की 7.5 भी चल रही है और वो शनि
जो इनकी कुंडली के लिए पापक ग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को आरंभ में कम पैसों पे काम शुरू करने की स्थिति बनेगी, धीरे धीरे उसमें एस्टैब्लिशमेंट मिलती जाएगी। हालांकि जितने भी मैंने क्षेत्र बताए हैं वो शनि की दशा काल में लाभान्वित करने वाले ही होते हैं। इसके साथ साथ अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष का लगाना और पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके ही ओम वसुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पंचम भाव में द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाव खाली, पंचम भाव में 3 ग्रहों का बैठना और स्थिर राशि में बैठना, ये उनके प्रभावों में स्थिरता देंगे। इसका अर्थ होगा कि उसके प्रभाव व जो वहाँ युति बनी है वो थोड़ा धीरे धीरे डीरेलमेंट के साथ, थोड़ी कमजोरी के साथ परिणाम करेगी। जबकि यहाँ पे बुध और केतु जातक को प्राइवेट नौकरी और स्वयं के स्वतः कारोबार की तरफ भी ले जाने वाले बन रहे हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में, उसके अधिपति अष्टम स्थान में, पंचम भाव पे सारे ग्रहों का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, शुक्र का, सूर्य का, मंगल का, चंद्रमा का और शनि का। इसका अर्थ होगा कि पंचम भाव विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, ऐश्वर्य, सुख, बुद्धि का सुख, चरित्र का सुख, ज्ञान का सुख, इन सभी चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्त्री संततियों से निकट पुरुष संतति की उत्पत्ति के लिए भी कोशिश करनी है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपकी कुंडली के 6वें भाव के बारे में मैंने चर्चा की। बुध व्यापार के सूचक या कारक होते हैं, उनमें चंद्रमा का सहयोग मिलता है और जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं विवाह के बाद थोड़ी बहुत कमजोरी भी दिखाते हैं और अगर यहाँ जातक प्रेम विवाह करता है तो उसको बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलना भी पड़ता है। अष्टम स्थान में शनिदेव आयु और अपनी दशा काल में जो भी चीज़ें आप कोशिश करेंगे प्राप्त करने के लिए उसमें थोड़ा धीरे गति होगी पर सफल जरूर होगी और अंततोगत्वा व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करने वाला बहुत ही सुखी इंसान होता है। यहाँ दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें भी शनिदेव कई बार देते हैं और इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि जिस भी काम में आपका मन जा रहा है वहाँ पे रिसर्च की आवश्यकता, आसपास के वातावरण को समझने की आवश्यकता भी है। नहीं तो कई बार ये जहां हमें सोचना है, जहां हमें समझना है, हम वहां विचार नहीं करते और ऐसे ही कूद जाते हैं। नवम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना ये अपने आप में महान राजयोग बनेगा जो जातक के जीवन को भाग्यशाली और सुखी बनाएगा। इतना ही नहीं, पैतृक संपत्ति के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को और सदाचरण से युक्त श्रेष्ठ व्यक्तित्व का, ऊंची दार्शनिकता का, बेहतरीन नैतिकवादी इंसान बनाएगा। दशम स्थान के अधिपति का अष्टम स्थान में बैठना ये पिता के प्रभावों को कमजोर करता है। उस पर राहु की दृष्टि एक तरफ आत्मविश्वास की वृद्धि, दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं कारोबार में नुकसान, और दूसरा दशम भाव और एकादशवें भाव के अधिपति पे जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपको लालची और अति महत्वाकांक्षी भी बनाएगा। इतना ही नहीं, ये आपको कई जगह से धन कमाने के लिए प्रेरित भी करेगा। मतलब राहु और शनि का प्रभाव। एकादशवें भाव में चंद्रमा बहुत सॉफ्ट नेचर देते हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि एकादशवें भाव पे 3 ग्रह यहाँ से और 1 ग्रह यहाँ बैठा है। 4 ग्रह का प्रभाव एकादशवें भाव पे और लगभग 5 से 6 ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पे है। 3 बैठे हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 3 ग्रह का प्रभाव और टोटल 3 यहाँ, 6 ग्रह का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे। तो किसी भी एक भाव पे जब बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक कंफ्यूजन या टूटने का भाव पैदा होता है या टूटने की स्थिति देखी जाती है। ऐसा न हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा अपने निर्णय को, अपने प्रेम को, अपनी दया को, अपने मंत्र को मजबूत और उसे सुदृढ़ता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। 12वें भाव में राहु मीन राशि के बैठे हैं, वो तटस्थ हो जाते हैं। कई बार वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं और कई बार वो बहुत ज़्यादा बुरे नहीं। ग्रह स्थिति में आगे बात करेंगे। यहाँ के नवम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। द्वितीय भाव में शनि यहाँ बैठे हैं स्वग्रही, बुध नीचाभिलाषी, केतु चतुर्थ भाव में, सूर्य राहु और केतु के संपर्क में, ये ठीक नहीं होगा। जबकि गुरु विवाह का सुख संपूर्ण बना रहे हैं। नवम भाव में मंगल, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी मंगल वर्गोत्तम, यहाँ भी मंगल 5 नंबर की राशि में वर्गोत्तम होने से मंगल का बल बढ़ेगा, जिसमें व्यक्ति की आक्रामकता और साहस का बल बना का बना रहेगा।
6 नंबर की राशि में सूर्य धन जोड़ेंगे, जबकि एकादशवां भाव खाली। एकादशवें भाव के स्वामी अगले ही घर में बैठे हैं शुक्र और चंद्रमा, जो शारीरिक सुख और दाम्पत्य के साथ साथ संपूर्ण उचित मानवोचित व्यवहार करने वाला बना देते हैं। वहाँ व्यक्ति अपने पति और पत्नी में दोनों में कोई मतभेद नहीं देखता, या ना तो उसे वो मतभेद देखने को मिलता है। जबकि दशमांशा चक्र में उच्च के मंगल राहु के साथ आपके प्रभावों को, समस्या को समझने की शक्ति को, आपके कारोबार के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है उसको बहुत ही एग्रेशन देते हैं और मजबूती देते हैं। निर्णय लेने की क्षमता, तकनीक को समझने का बल, ये मंगल के कारण मिल रहा है। जबकि शनि और सूर्य एक साथ बैठ करके, जहाँ शनि स्वग्रही हैं, यहाँ भी शनि जो बैठे थे वो मकर में बैठे थे, यहाँ स्वग्रही हो रहे हैं, यहाँ पे वो वृश्चिक राशि में बैठ रहे थे। मंगल और शनि दोनों एक दूसरे को लग्न कुंडली में देख रहे हैं। मंगल की 4थी दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि। तो जितना भी कारोबार में, जितनी भी जीवन में परेशानियां हैं, जितना भी स्वास्थ्य में कमज़ोर पक्ष दिखाई दे रहा है, जो भी जीवन का कमज़ोर पक्ष दिखाई दे रहा है, उसमें एकमात्र कारण जन्म कुंडली के शनि और मंगल का एक दूसरे से देखना या एक दूसरे को दृष्टिपात कर देना, यही इस कुंडली के कमज़ोर पक्षों का उजागर करना कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि इन दोनों ग्रहों का एक दूसरे से केंद्र में होना व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण आए दिन करते रहते हैं। एक समस्या समाप्त होगी, दूसरी फिर शुरू हो जाएगी। एक स्वास्थ्य में दवाई खा रहे हैं, दूसरी फिर तुरंत शुरू हो जाएगी। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो निगेटिव वातावरण बनता है, जो परिवार में एक नकारात्मक भाव अगर कभी बनता है, तो वो इन्हीं शनि और मंगल के कारण बनता है। जहाँ आपका स्वास्थ्य और आपकी मानसिक अवस्था, कई बार आपकी चेतना कमजोर या कमजोर होती है। दशमांशा चक्र में कारोबार की प्रगति बहुत अच्छी है। जहां व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को लेकर के कारोबार के प्रति बहुत अच्छा है और बहुत बेहतर है, वो मेहनत को भी सॉफ्टली एकदम हैंडल कर रहा है और परिणाम को भी बहुत आसानी से स्वीकार कर रहा है। जबकि शनि और सूर्य जन्म कुंडली में धन कमाने में थोड़ी बहुत कर्कशता या कठोरता दे रहे हैं, या कई बार जीवन के एक 35वें 37वें वर्ष तक व्यक्ति के पास कोई ऐसा एक लक्ष्य नहीं दिखाई देता है कि हाँ मुझे ये करना है, और बहुत वक्त बीतने के बाद भी 40-42 वर्ष तक वो अपने व्यापार को ही तलाशता रहता है, अपने कारोबार को ही तलाशता रहता है। और इसका कारण है धनिष्ठा नक्षत्र, शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना, केंद्र के अधिकतर भाव खाली, और साथ ही साथ दशमांशा चक्र में शनि और सूर्य का यहाँ बैठना। ये जो ग्रह बैठे हैं वो आपको संघर्ष देने के साथ आपको धन दे रहे हैं। अब बात मैं यहाँ पे आपकी कुंडली के पंचांग से करूँगा। जातक की कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराऊँ, ये अभी मैंने जितनी 12, 13, 15 मिनट का जो अभी तक बात की है इस कुंडली पे, ये इनकी कुंडली के ग्रहों की स्थितियाँ थी। मैंने थोड़ा सा झरोखा उसका दिखाया था कि ऐसे ये ग्रह मूव कर रहे हैं और ऐसे ये प्रभाव दे सकते हैं, मतलब कैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। सामान्यतया दक्षिणायन में भाद्रपद माह में जन्म होता है, इस वजह से देखने में जातक सुंदर होगा, लेकिन जीवन कठिनाइयों से युक्त भी है, क्योंकि दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है, जिसके कारण कभी कभी एक नकारात्मक माहौल जीवन में बनने की स्थिति होती है और हमें उससे निपटना ही होता है, और हम उस युद्ध में सफल भी होंगे क्योंकि बुध यहाँ बैठे हैं। शास्त्रकार लिखते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली का छठा भाव बलवान है, या छठवें भाव में बुध, स्पेशली छठे भाव में अगर बुध बैठे हैं, तो वो व्यक्ति किसी भी दुश्मन से, चाहे जीवन की बनने वाली कोई भी विषम परिस्थिति से थकता हारता नहीं है और अंत में विजेता भी बनता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा, आप अगर व्यापार करें या आप नौकरी करें, आप जो कुछ करेंगे उसमें आपको धन सदैव ही मिलता रहेगा। ये कुंडली की प्रकृति है, और ऐसा इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि आपकी कुंडली के चंद्रमा व्यवस्थित हैं। और मैंने तो यहाँ तक ये बात कही थी कि जन्म कुंडली के लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और एकादशवां भाव, अगर चंद्रमा यहाँ पापग्रह होकर के भी युक्त क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इन भावों में उन्हें विशेष दोष नहीं लगता, और यहाँ आकर के वो बहुत ही मजबूत और श्रेष्ठ परिणाम करते देखे गए हैं। जहाँ कई बार एकादशवें भाव में शुक्र और चंद्रमा जातक की इच्छाओं की पूर्ति, ऐसा लगता है मानो वो आपसे पूछ रहे हैं क्या चाहिए, बताओ मैं तुम्हें वही दूंगा। बस हाँ, संतुलित हमें होना होगा इन शनि और मंगल के दृष्टिपात करने से। उसके बाद बात करेंगे, रविवार को जन्म होता है इस कुंडली के लिए। रवि यानी कि सूर्यदेव पंचमेश हैं, पंचम में बैठे हैं। उनकी थोड़ी सी कमज़ोरी ये है कि उनके पास कोई भी ग्रह बैठता है तो कई बार उन्हें वो अस्त कर देते हैं, जिसके कारण
उन भावों का फल नहीं मिलता जहाँ के वो ग्रह स्वामी होते हैं। जैसे यहाँ शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और मंगलदेव जन्म कुंडली के लग्नेश और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं। इन भावों के स्वामी के अस्त हो जाने के कारण कई बार व्यक्ति का डीप रिसर्च, डीप थॉट, व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार और अपनी जो प्रभावशालिता है उसको कमज़ोरी से देखने को मिल जाता है या उसमें कमज़ोरी होते देखी जाती है। इसके अतिरिक्त धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में मैंने चर्चा की है। आप इतने सारे कारोबार जो मैंने पूर्व में बताए हैं उसमें से कुछ भी उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हो सके तो सुकर्मा योग, ये सामान्यतः ठीक है, पर शूद्र वर्ण और राक्षस गण, यहाँ मैं आपकी बात थोड़ी सी इस विषय पे लेके आ जाऊं। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण होगा ये कि कहाँ गया, हाँ, वो क्या होता है ना, कभी कभी कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन होता है तो कुछ भी खुल जाता है, तो इस वजह से तो मैं ये बोल रहा था कि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण, शूद्र और राक्षस जरा ध्यान से देखें तो गण राक्षस का होगा तो प्रवृत्ति राक्षसी होगी, और शूद्र वर्ण मतलब एक शूद्रता आएगी। शूद्र कोई वर्ण भेद नहीं है। मैं ये बात कहूँगा कि हमें अपने विचारों में शूद्रता और राक्षसत्व के गुण नहीं डालने हैं। हमें गंदा नहीं रहना है, हमें आलसी नहीं होना है, हमें प्रमादी नहीं होना है, ईर्ष्यालु नहीं बनना है, स्पष्ट वक्ता बनना है, धर्म का पालन करना है, धर्म को धारण करना है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा सुरक्षित करनी है। किसी के बारे में हमें बुरा नहीं और गंदा नहीं सोचना है, लेकिन अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना है। शूद्र मतलब तुरंत ही किसी के प्रभाव में आना, तुरंत ही किसी पे विश्वास कर लेना और धर्मांतरण कर लेना। धर्मांतरण का अर्थ क्या है इसको भी समझेंगे। हमारे ऊपर जैसे ही भौतिकता का प्रभाव किसी के द्वारा डाला जाता है, हम अपनी धार्मिकता भूल जाते हैं। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमें किसी ने भौतिक चीज़ों का या सांसारिक सुखों का लालच दिया, हम तुरंत ही अपनी धार्मिक चीज़ों का पतन कर देते हैं या विचारों से ही उसे मार देते हैं। ये शूद्रता है। और दरअसल राक्षसत्व का गुण क्या होता है, उसमें तामसिक वृत्ति ज़्यादा है। तामसिक वृत्ति ज़्यादा होने का अर्थ क्या होगा कि वहाँ व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, एक जो हिपोक्रेसी वाली बात हो जाती है। कई बार आप षड्यंत्रकारी भी हो जाते हैं, दो मुँहे सांप की भांति हो जाते हैं। मतलब एक पक्षीय नहीं होना है, पर हमें संतुलित भी होना है। इसका अर्थ है राक्षसी प्रवृत्ति का अर्थ क्या है कि मारो, काटो, छीनो, झपटो, ये सिद्धांत राक्षसी प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। तो हमें अपने व्यवहार में कहीं से भी हिंसात्मक नहीं होना है, पर हाँ निश्चित रूप से हमें सतर्क और सावधान भी रहना होगा। हमें अपने लोगों को समझने की आवश्यकता है। राक्षसी प्रवृत्ति में कई बार ऐसी चीज़ें कम देखने को मिल जाती हैं। ये आपकी कुंडली का पंचांग था जिसमें मैं सबसे ज़्यादा अगर मुझे अच्छा लगा तो आपकी कुंडली के चंद्रमा, जो आपकी कुंडली में शास्त्रकार लिखते भी हैं, चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है। और अगर आपकी कुंडली के सूर्य और चंद्रमा व्यवस्थित हैं तो अगर ग्रह थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे भी बैठे हैं तो भी मजबूत है। एक और भी सिद्धांत जो मैं यहाँ पे कहता हूँ, नवम भाव से जब कभी भी गुरु या सूर्य का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति के सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त व्यक्ति को बनाते हैं, और इतना ही नहीं उसके चारित्रिक प्रभावों में मजबूती देखने को मिलती है। धर्म धुरंधर, श्रेष्ठ, मजबूत, गतिमान और व्यवस्थित मानसिकता का व्यक्ति को ये दोनों ग्रह बना देते हैं। साथ ही साथ अगर गुरु और सूर्य का दृष्टि संबंध आपस में होता हो, या गुरु की दृष्टि सूर्य पर जाती हो, गुरु की दृष्टि मंगल पे जाती हो, गुरु की दृष्टि शुक्र पे जाती हो, तो इसके अलग अलग भी अगर व्याख्या करूं तो समाहित करके, गुंफित करके, चरित्रवान, नैतिक तत्वों का पालन करने वाला, अनुभवी और कम्युनिकेटिव होता है। इतना ही नहीं, उसके कम्युनिकेशन में, उसकी वाणी में इतनी मजबूती और इतनी गंभीरता होती है कि वो आसानी से अपनी बात किसी के सामने प्रकट कर देता है। मंगल और शुक्र के अस्त होने के कारण थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर ही कुंडली को देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि की वर्तमान में दशा चल रही है। ये आपको रगड़ना चाहते हैं और दरअसल ये आपके परिवार में या आपको एक अकेलेपन के दौर में भी लेके जाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। जितना हो सके धर्म का पालन करें, अनुशासित जीवन जिए, और चूंकि शुक्र के ऊपर मंगल और सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव है, इस वजह से हमें अपने पाचन तंत्र को, अपनी हड्डियों को और अपने रक्त की बीमारियों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इनसे संबंधित कोई लंबी बीमारी हमें परेशान ना करे, इसका भी ध्यान रखना होगा।
अब यहाँ मैं आपका ध्यान आपकी कुंडली के दशाओं पे लेके आता हूँ। अभी वर्तमान में 2022 के अगस्त से शनि की दशा चली है। उस शनि का प्रभाव लग्न कुंडली में वृश्चिक राशि में, नवांश कुंडली में मकर राशि में और दशमांशा कुंडली में लग्नेश होकर के स्वग्रही बैठे हैं। उस शनि की दशा काल में चंद्रमा का अंतर और साथ ही साथ मंगल और सूर्य का अंतर और उस शनि की महादशा में काफ़ी हद तक राहु का अंतर जातक के जीवन को संघर्ष देने वाला होगा। इस दौरान आपको लाजवर्त धारण करना चाहिए, बजरंगबली की पूजा करनी होगी, सूर्य को अर्घ देना होगा, नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना होगा और प्रत्येक दिन रामचरितमानस का एक पेज पढ़ना होगा। उसके बाद आपकी कुंडली में 2041 से बुध की महादशा आएगी। उस महादशा में जो आपकी कुंडली के लग्नेश मंगल बुध से बिल्कुल सन्निकट बैठे हैं, बुध इस कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर के स्वग्रही व्यक्ति को आक्रामक और मजबूत बना रहे थे। वो राहु और केतु के संपर्क में हैं। हालांकि उन पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर फिर भी छठे भाव के बुध व्यक्ति को शासनाधिपति तो जरूर ही बना देते हैं। और इसका अगर आधिपत्य देखते हैं तो नवांश चक्र में वो बुध कुंभ राशि में जा रहे हैं, यहाँ कन्या में बैठे हैं। बुध की दशा में जातक के जीवन में संघर्ष रहेगा और उसको कई बार उस समय वात पित्त और कफ से संबंधित समस्या उसे परेशान करेगी। बुध 4 अंश के बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में और वो सूर्य जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं। इस वजह से बुध की दशा काल में जातक कम से कम अपनी बुद्धिमानी से अपनी सुरक्षा निश्चित रूप से कर लेगा। नवमांश चक्र में वही बुध जो बैठे हैं वो कुंभ राशि में बैठ रहे हैं और शतभिखा नक्षत्र में 13 अंश के, जबकि दशमांशा चक्र में वो स्वग्रही हो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि बुध की दशा काल में जातक के सोचने और समझने की शक्ति का विस्तार और मजबूती होने के साथ साथ उसमें एक स्थिरता भी देखने को मिलेगी। अब ये तो शनि और बुध की दशा हो गई। बुध के बाद 2058 में आपकी कुंडली में केतु आएंगे और मैं सामान्यतः बात बता दूं कि शायद केतु की दशा तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति के पास इसमें मारक दशा भी चल जाएगी। मारक दशा चलेगी बुध की महादशा में राहु का अंतर और उस राहु की महादशा राहु के अंतर में शनि का प्रत्यंतर। ये जो दशा होगी बुध में शनि, बुध में राहु, राहु में शनि, यानी कि 2051 की जो स्थिति बनेगी 51 का अक्टूबर और 52 का मार्च, ये मारक दशाएं होंगी। और इसमें एक और दशा जो कमज़ोर करेगी जातक को, मृत्यु तुल्य कष्ट देगी, वो होंगे 2055 का दिसंबर और उसमें 2057 का नवंबर। ये जो दशाएं रहेंगी ये जातक के जीवन को मृत्यु का दर्शन कराने वाली होंगी। वैसे इस कुंडली में बुध छठे भाव में स्वग्रही बलवान बैठे हैं, तो मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि हमें अपने सत्कर्म को और भी ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि और बुध व्यक्ति को नरक लोक से आते हुए और नरक लोक में ले जाने वाले बना देते हैं। इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके तीर्थ में जा कर के, उत्तराखंड में आप हैं, हरिद्वार चले जाइए, महीने का 2-4 दिन या 1 दिन ही सही पर वहाँ जाइए, अपने आप को वहाँ रखिए, गंगा जल का सेवन करिए, चप्पल जूते का इस्तेमाल ना करिए, वहाँ जा कर के ब्राह्मणों को दान दीजिए, मंदिर का दर्शन करिए और यज्ञ दान पूजा पाठ मंत्र जप जितना हो सके उस क्षेत्र में जाकर के करिए। इससे ये जो पुण्य होता है ये बहुत बलवान होता जाता है। शास्त्रकार लिखते हैं तीर्थ क्षेत्र में किया गया पुण्य अक्षय पुण्य की भांति परिणाम करता है, वो कभी क्षय नहीं होता। और तीर्थ क्षेत्र में जाकर के किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। इस वजह से तीर्थ में जाकर के कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का तोड़ना नहीं चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, अपने सारे शरीर का दुर्गंध या गंध जाकर के नदी में नहीं धोना चाहिए, तीर्थ की सेवा करनी चाहिए, वहाँ हो सके तो उपवास और दान पुण्य तो आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये ऐसा आवश्यक होगा, इससे आपको शनि की दशा को समझने में, और चूंकि शनि के काल को धर्म का काल कहते हैं, इस सिद्धांत के आधार पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। जितना हो सके हमें अपने आप को एक तरफा नहीं पर संतुलित रख के दर्शन पूजा पाठ आदि में ध्यान लगाना होगा। कारोबार इतना है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 2 और 5 रहेगा। नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो धनिष्ठा है।
इसके साथ साथ हमें मजबूत प्रारब्ध के निर्माण के लिए सूर्य को अर्घ, ओम आदित्याय नमः का जप, गुरु की शरणागति, गुरु दीक्षा लेना है और रामचरितमानस पढ़ना है और मंत्र का जप करना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करना नहीं, आपका काम स्वतः ठाकुर जी संभाल लेंगे। मित्रता धनु और मेष वालों से कर सकते हैं, सिंह वालों से कर सकते हैं। शत्रुता मिथुन, तुला और कुंभ वालों से न करें। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में पूरब दिशा बहुत अच्छी है, खटीमा से पूरब। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के आधार पर पश्चिम दिशा के मकान में निवेश करना या निवास करना बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली में धन योग कितने बने हैं? लग्न के अधिपति का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति को विवेकी बनाएगा। मंगल 15 अंश के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से वो आपको फैशनेबल बना रहे हैं और थोड़ा शांत प्रवृत्ति का बना रहे हैं। कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में क्रोध करने वाला, जल्दी उत्तर देने वाला, कठोर, ईर्ष्यालु और झगड़ालू के साथ कभी कभी क्रूरतम व्यवहार करने वाला भी हो जाता है। ये मंगल के कारण होता है। उसके बाद धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में ये कई बार व्यक्ति को प्रेम की तरफ आकृष्ट करते हैं। हालांकि वहाँ पे कई बार व्यक्ति का प्रेम विवाह असफल होता है या हो करके भी टूट जाता है। ऐसी अवस्था में कुंडली मिलाकर के विवाह हो तो ज़्यादा अच्छा है। और वो शुक्र 23 अंश 47 कला के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में हैं। इस वजह से व्यक्ति को अनुभवी और सारगर्भित बात करने वाला तो जरूर बना रहे हैं, साथ ही साथ उसके अंदर प्रेम भी उमड़ रहा है। तीसरे और छठवें भाव के स्वामी होकर के बुधदेव स्वग्रही, राहु और केतु के प्रभाव में, लेकिन फिर भी व्यक्ति को संघर्षरत बना देते हैं और अपनी दशा काल में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं। वो बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और वो सूर्य अगर बलवान नहीं होते तो ये बुध भी कमज़ोर हो जाते। जो आपको एक आत्मविश्वास की वृद्धि आ रही है, जो तर्क बल आ रहा है, जो समझने की शक्ति आ रही है, वो इसी बुध के कारण आ रहा है। मतलब ये ग्रह ऐसे ही श्रेष्ठ परिणाम कर रहे हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं 5 अंश के, उनका काफ़ी हद तक प्रभाव 12वें भाव की तरफ भी शिफ्ट करेगा। इसका अर्थ होगा कि आपका व्यय संतुलित होगा और आपका व्यक्तित्व गंभीर होगा। वो गुरु अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, जो आपको धार्मिक और प्रबुद्ध बनाने के साथ साथ चैतन्य वाला व्यक्ति, चैतन्य जिसमें चैतन्यता है, उसको ऐसा इंसान बना रहे हैं। वहीं गुरु अगर नवांश चक्र में देखते हैं तो आपको धन देने वाले और दशमांशा चक्र में भी आपके यश और प्रतिष्ठा की और लाभ की प्राप्ति कराने वाले बना रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 23 अंश के बैठे हैं। जिस स्थिति में वो बैठे हैं, अगर वो अपने नक्षत्र के नहीं बैठे होते तो गड़बड़ी होती। मैं यहाँ पे बात कर रहा था चंद्रमा की, तो चंद्रमा पंचम चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में माता से श्रेष्ठ लाभ और इच्छाओं की पूर्ति और महत्वाकांक्षा का बल जातक को चंद्रमा ही दे रहे हैं। उस चंद्रमा पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, कम से कम सूर्य, मंगल और शुक्र का है। इस वजह से दाम्पत्य की खुशी ये, और चंद्रमा से ठीक 7वें घर में जब सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति के तर्क बल और बुद्धि के बल को कई बार कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसी चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव व्यक्ति को आक्रामक और मजबूत इच्छा शक्ति का बनाएगा, डरपोक नहीं बनना है। उसके बाद पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, स्वतः वहाँ बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से व्यक्तित्व अच्छा। नक्षत्र के आधार पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो वहाँ कम से कम हमें अपने अनुभवों का लाभ हमेशा उठाना चाहिए, बार बार एक ही गलती नहीं करनी चाहिए और पुत्र संतति को पैदा करने का बल जागृत करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं छठा, सातवां, आठवां भाव की बात करूं तो मंगल के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अष्टम और लग्न के अधिपति हैं, पंचम में बैठे हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति अगर वहीं नहीं बैठा होता तो गड़बड़ी होती, लेकिन अस्त हैं, इस वजह से फिर भी व्यक्ति को अतिरिक्त व्यय और कोर्ट केस कचहरी, दूसरों के झगड़े से बचने की भी आवश्यकता होगी मंगल की दशा में। नवम और 12वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति लग्न में, धार्मिक और भाग्यशाली। जबकि दशम और 11वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में शनिदेव, आरंभ में थोड़ा विषम परिस्थितियों का निर्माण, बाद में चल करके वो आपके कामों को सफल बनाने वाले बन रहे हैं। नवांश चक्र के आधार पर आपकी पत्नी को गंभीर और दशमांशा चक्र के आधार पर आपको धनी और सुखी बना रहे हैं। क्लियर है? दिन इस कुंडली के लिए शनिवार तो नहीं, रविवार और सोमवार के साथ मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। हमारा व्यक्तित्व तो ठीक है, हमें हमारी वाणी पे और भी ज़्यादा थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल बनाने की आवश्यकता है। हम जल्दी ही किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पराक्रमी आप हैं, उसको मेंटेन रखिए। साथ ही साथ भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु की दशा में मिलने का योग बना हुआ है।
अंतरदशा में भी की बात कर रहा हूँ। विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान बल तप तपस्या मंत्र जप, ये सब कंफ्यूज हैं, इसको सही रास्ता देने की आवश्यकता है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ नौकरी और व्यापार में, नौकरी के साथ व्यापार की जाए तो भी बहुत अच्छा है। वैसे व्यापार मैंने जितना कहा है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। रिसर्च ज्ञान कंसंट्रेशन, इन पे कमजोरी देखने को मिल रही है, आलस्य न करें। मंदिर का दर्शन, एकादशी का व्रत या चतुर्थी शुक्ल चतुर्थी का व्रत भी आपको बहुत फायदा करेगा। इस कुंडली का व्यक्तित्व और सामाजिक छवि बहुत अच्छी है। पिता के स्वास्थ्य का नुकसान देख रहा हूं, जबकि ये कुंडली बहुत अच्छे तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। दूसरे को ऋण देना और दूसरे से ऋण लेना, दूसरे के चक्कर में पड़ना आपको आर्थिक रूप से क्षति पहुंचा सकता है। क्लियर है। भवन भूमि वाहन आदि के लिए षोडशांशा चक्र अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी कुंडली में उसका बल है और आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है, तो चंद्रमा और गुरु की दशा में आप उसका सुख भोग सकते हैं। मंगल भी उसमें सहायक होंगे। मंगल आपकी कुंडली में अगर बलवान नहीं है तो ये कमजोरी हो जाती है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है, इस वजह से इस कुंडली में भवन भूमि का सुख 100% से ज़्यादा है। इसके बाद आपकी कुंडली में आपको सावधान होना होगा बुध की दशा में, और सावधान होना होगा आपको राहु और केतु की दशा में स्वास्थ्य को लेकर के। पूजा पाठ इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। उपासना चक्र यानी कि विंसांसा चक्र में गुरु का प्रभाव और शनि का प्रभाव आपको प्रैक्टिकलिज्म के साथ धर्म की तरफ मोड़ रहा है, और वक्त आने पे व्यक्ति पूर्णतया धार्मिक भी हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।